इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से, जहां बस अड्डे से 7 किलो विस्फोटक की बरामदगी के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बल को मिली इस कामयाबी से आतंकियों की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। जम्मू पुलिस के मुताबिक इस विस्फोटक से जम्मू शहर को धमाकों से दहलाने की साजिश रची गई थी। इस बीच पूरे बस स्टैंड और आसपास के इलाके में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। यहां तक कि पास से गुजरने वाली गाड़ियों की भी तलाशी हो रही है। 3-4 दिन से हम हाई अलर्ट पे थे। जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे, और इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको वो नए नए चेहरे प्रदान करने की कोशिश में हमेशा रहते थे, और पिछले कुछ अरसे में 1-2 ग्रुप ऐसे नए फ्लोट किए गए जिनके जरिए से जैश-ए-मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर-ए-तौयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहाँ की सरजमीन से काम करता है, उस आउटफिट को लोकल कश्मीरी नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहाँ पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए, उसमें TRF के नाम से एक आउटफिट आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर-ए-तौबा का एक फ्रंट है, लोकल नाम है। जितनी कार्रवाइयाँ लश्कर-ए-तौबा पिछले अरसे से कर रहा है वो वो TRF के नाम पे जहाँ पर ओन की जाती थी। उसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद जो दूसरा ड्रेडेड टेररिस्ट आउटफिट है पाकिस्तान का, उन्होंने नए नए जहाँ पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की, जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्कर-ए-मुस्तफ़ा के नाम से। इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफ़ी लंबे अरसे से दोनों नए खड़े हुए ग्रुप्स की लीडरशिप की जा रही थी, और कश्मीर की पुलिस, खासतौर पे अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिल कर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया, और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। तो कई हथियार बरामद इस संदिग्ध के पास से, विस्फोटक बरामद। सीधे जम्मू रुक बस अड्डे के पास से जहां से गिरफ्तारी हुई है, वहां से हमारी सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अभी तक की कोमल, पूछताछ में और क्या जानकारी संदिग्ध के पास से मिल पाई और कितनी बड़ी साजिश थी इसकी? बहुत बड़ी साजिश थी गायत्री। जिस तरीके से अगर सोहेल की अगर बात करें, जो सोहेल नाम का लड़का जिसको रात ही पुलिस ने पकड़ लिया था, और मॉर्निंग से ही जब उसकी इंटरोगेशन चल रही थी तो उसने बताया कि वो जो आईडी है उसने कहाँ कहाँ पे लगानी थी, और पाकिस्तान से खास हैंडलर ने उसको मैसेज किया था, और वो लगातार पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ बना हुआ था, और यहाँ से वो जम्मू की हर वो पिक्चर क्रिएट करके उनको वहाँ पर भेज रहा था, और वहाँ से उसको जवाब मिल रहा था कि जम्मू मंदिरों के शहर में आखिर कहाँ कहाँ तुमने वो जो आईडी है वो फिट करना है। तो बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है गायत्री। और यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा कि आज जब DGP स्पेशल इस इंफॉर्मेशन के लिए खुद जब मीडिया के साथ रूबरू हुए हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि उनको 3 बड़ी अचीवमेंट्स उनको मिली हैं, और जाहिर सी बात है कि अभी 2021 को अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं, उन्होंने शायद टारगेट बना लिया है जिंदा मिलिटेंट्स को पकड़ने का, क्योंकि पिछले शनिवार को लश्कर-ए-तैयबा का जो आतंकवादी पकड़ा था, उसके बाद कल जो शनिवार को जैश-ए-मोहम्मद का जो 2 आतंकवादी ने पकड़े, उसके बाद 2 और जिस दिन जिस बस स्टैंड की आज बात कर रहे थे जहां से आईडी बरामद हुई है, जहां का इंफॉर्मेशन मिला है सोहेल से, जो सोहेल एक मेडिकल स्टूडेंट है जो पंजाब से पढ़ाई कर रहा था, और कब वो जम्मू में है, जम्मू के सिधड़ा में वो किसी के घर में रह रहा था, और वहां से इनपुट मिला था कि वहां पर से जब उसको पकड़ा गया उसके हाथ से भी, उसके पास से भी 2 ग्रेनेड मिले हैं, और फिर उसने इंफॉर्मेशन दिया, उसी ने इनपुट दिया है पुलिस को इंटेरोगेशन के दौरान कि कहाँ कहाँ पे वो जो आईडी है वो लगाने थे और क्या क्या मंसूबे उनके थे, और पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान के कहने पर ही वो इन सब वारदातों को अंजाम देने वाला था गायत्री। और आपने देखा कि जिस तरीके से आज पुलवामा की दूसरी बरसी भी थी, और क्या मंसूबा रहा होगा, या तो इन्होंने कुछ दिन पहले ये खबर थी कि जम्मू LG ने
जम्मू के जो बस स्टैंड है, मल्टी लेवल कार पार्किंग है, वहाँ पर धमाका करना। तो जाहिर सी बात है कि नया बस स्टैंड बना, कुछ दिन पहले एलजी मनोज सिन्हा ने वहाँ पर इनॉग्रेशन किया उस बस स्टैंड का। तो क्या उस बिल्डिंग को उड़ाना था, मंदिरों के शहर को बर्बाद करना था? इवन डीजीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि रघुनाथ मंदिर में भी उसका वो आईडी फिट करने का जो था वो इरादा था, जिसको बहुत सारे इनपुट, खैर पुलिस के पास वैसे ही बहुत सारे सिर्फ क्या इरादा था, सिर्फ क्या अभी तक साजिश ही बनाई गई थी या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी थी? क्योंकि डीजीपी को आपने सुना, उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया, आईडी फिट करने की बात थी। क्या तैयारी कर ली गई थी साजिश को अंजाम देने के लिए, या सिर्फ अभी साजिश का ताना बाना ही बुना गया था? बिल्कुल, साजिश पूरी तरह से रच चुके थे। कहाँ कहाँ पे करना है, कहाँ कहाँ पे आईडी फिट करनी है, ये प्लान हो चुका था। जगहें फाइनल हो गई थी और जिस जगह पे वो प्लान करा गया था, जहाँ पे वो आईडी फिट करनी है, उसकी एक वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजी गई थी। और पाकिस्तान जब भेजी गई, इंटेरोगेशन के दौरान ये सुहेल ने ही खुद क्लियर किया है कि पाकिस्तान पे उसके जो वीडियोस वहाँ पे भेजी, उसने खुद ये कबूल किया है कि मैंने खुद यहाँ से कुछ पिक्चर्स और वीडियो बनाई थी कि कहाँ कहाँ पे जम्मू के मंदिरों के शहर में मैं आईडी फिट करने जा रहा हूँ और कहाँ कहाँ में नुकसान पहुंचाने जा रहा हूं। और जो पाकिस्तान के हैंडलर्स थे, उनके साथ वो लगातार बना हुआ था। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इस महीने में, इस हफ्ते में, माफ कीजिए, बहुत सारे मिलिटेंट्स जो हैं, अलग अलग तंजीम से जुड़े हुए मिलिटेंट्स जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़े हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ही मंसूबा है, क्योंकि कश्मीर में अब शायद वहां से मिलिटेंट अब जम्मू का रुख कर रहे हैं। आए दिन आपने देखा गायत्री, किराए के घरों में रह रहे हैं यहाँ पर मिलिटेंट। लेकिन आप नहीं कह सकते कि हर कोई मुसलमान मिलिटेंट तो नहीं होता, लेकिन आप नहीं कह सकते कि अगर किराए पे घर में, आपके घर में कोई किराए पे रहने आ रहा है तो वो कौन है, क्योंकि अब रहकर जो कल पकड़ा गया था, लौट रहे हैं आपके पास। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने जम्मू के 4 जगहों पर रेकी करके उस धमाके से दहलाने की साजिश रची थी। उसके साथ कैमरा के अलावा एक जो दूसरी ये जो हथियार है ये सांबा से रिकवर हुए हैं, जो कि ड्रोन के जरिए। कोमल, यानी 4 जगहों पर रेकी की गई थी और उनको धमाकों से दहलाने की पूरी साजिश थी। जाहिर है ये जो शख्स संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है, सिर्फ यही एक नहीं रहा होगा, इसके साथ तो और भी साथी होंगे। पुलिस ने कई शैडो ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र भी किया, जिसमें टीआरएफ का भी नाम लिया गया है। ऐसे में क्या जो और लोग थे, कहां पर वो हो सकते हैं, उस बारे में भी क्या पूछताछ में जानकारी पुलिस को हाथ लगी है? बिल्कुल गायत्री, इस बारे में भी पुलिस को बहुत अहम जानकारी मिली है कि अभी भी वो कुछ और लोग भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोहेल खुद जो डॉक्टरी कर रहा था पंजाब से, तो वो जम्मू में आया, जम्मू में वो किसी के घर में रुका हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे इनपुट्स इस समय पुलिस के पास हैं और शायद धीरे धीरे जैसे जैसे और भी लोगों को, और भी मिलिटेंट्स को पकड़ने में उनको कामयाबी मिलेगी, तो वो और भी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है 7 किलो का आईडी जम्मू के बस स्टैंड में बरामद होना और कहाँ कहाँ पे उसको फिट करना था। और शायद ही आज ही इस वारदात को अंजाम देना था कि उससे पहले ही जिन लोगों को पकड़ा हुआ था इंटेरोगेशन के दौरान, उनसे जो इनपुट्स मिले हैं, इस दौरान इनको जो कामयाबी मिली है, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो आईडी बरामद करने में भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस समय मैंने आपको जैसे पहले भी बताया गायत्री कि 2 हफ्ते में बहुत सारे मिलिटेंट पकड़े हैं और 3 दिन से लगातार इन्फॉर्मेशन थी पुलिस को। कश्मीर के नंबर की जितनी, कुपवाड़ा नंबर की जितनी गाड़ियां थी या कुलगाम नंबर की जो गाड़ियां थी, पुलिस ने स्पेशल एक हाई अलर्ट जारी कर दिया था पिछले 3 दिन से कि जो भी कश्मीर नंबर की गाड़ियां, उनको खंगाला जाए, पूछा जाए, देखा जाए वो कहां से आ रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब मिलिटेंट्स पकड़े जाते हैं, जिंदा मिलिटेंट्स पकड़े जाते हैं या उनके एनकाउंटर्स होते हैं, तो उनके सेल्फ आईडी प्रूफ उनके पास नहीं होते हैं। लौटेंगे आपके पास। ये बता दें कि दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले की आज दूसरी बरसी है। सीआरपीएफ के लेथपोरा कैंप में बने स्मारक पर आतंकी हमले में शहीद होने वाले 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकियों के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। और इस बीच चेन्नई दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलवामा से शहीदों को नमन किया। 2 years ago, the Pulwama attack happened. We pay homage to all the martyrs we lost in that attack. We are proud of our security forces. Their bravery will continue to inspire generations. पुलवामा के लाथेपोरा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीआरपीएफ के आईजी ने कहा कि जवानों का बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा।
सर हम आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम से मुतल्लिक बताइए, ये दीपक रतन जी हैं जो आईजी हैं सीआरपीएफ के, और ये आज यहाँ पे चीफ गेस्ट है। जी बताएं। आज 2 वर्ष पूर्व आतंकियों के एक कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए हमारे साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। देश के लिए किए गए इस बलिदान पर हमें बहुत गर्व है, और हम इस शहादत से हमें हमारे प्रण में और बल मिला है कि कश्मीर के आवाम को ये मिलिटेंट से के जुल्म और ज्यादती से जल्दी हम निजात दिला सकें। हमें ये बताइए खासतौर से किस तरीके के मेजर्स लिए गए हैं ताकि इस तरीके के अटैक्स ना हो, क्या कुछ बदलाव आया है? कश्मीर में जो सीआरपीएफ द्वारा काम किए जाते हैं, जो ड्यूटीज़ को अंजाम दिया जाता है, उन सारी एसओपीज़ में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। एसओपीज़ को अपग्रेड किया गया है, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को अपग्रेड किया गया है। स्पेशली हाईवे पर हमने टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है कि इस तरह की घटना ना होने पाए। और जो ट्रेनिंग हमारे जवानों की होती है जब वो वैली में आते हैं, तो वैली की हर प्रकार की कंटिजेंसी को वो किस प्रकार से बखूबी उसका सामना कर सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इसके लिए उन्हें तैयार क्या कोई इनपुट्स आ रहे हैं कि हमले हो सकते हैं, उनको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाता है? इनपुट्स रेगुलरली रहते हैं। इंटेलिजेंस हमारी एजेंसी सक्रिय रहती हैं, जिनके इंटेलिजेंस हमको टाइम से मिलते हैं, और उसको फिर उसके हिसाब से रिएक्ट किया जाता है ताकि घटना होने के पहले ही उसे कंटेन किया जाए। तो जिस तरीके से आईजी का कहना है, ये सीआरपीएफ के आईजी हैं प्रशांत, और इनका कहना है कि बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, सीसी कैमरास लगाए गए हैं, और इन्होंने इससे पहले ये भी कहा कि बाय ईयर अब सीआरपीएफ के टुकड़ियों को लाया जाता है या यहाँ से वहाँ भेजा जाता है ताकि इस तरीके के अटैक्स ना हो, और सीआरपीएफ की कॉन्वॉय कम से कम हाईवे पे चले। हाईवे पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, मैं उन बहादुर शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में हुए कायराना हमले में अपनी शहादत दी थी। भारत उनके असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले पुलवामा हमले के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। उनका अमर बलिदान हमें आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। आपके अदम्य साहस, वीरता और शौर्य का राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। पुलवामा हमले को 2 साल बीत चुके हैं। इन 2 सालों में कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन अगर एक चीज नहीं बदली है तो वो है सीआरपीएफ के जवानों का जज्बा। भले ही 2 साल में आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले में सीआरपीएफ ने अपने 40 जाबाजों को खोया और इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 5 जवान शहीद हुए थे। आज भी बटालियन के अफसर और जवान जब भी अपने साथियों को याद करते हैं तो वो अपनी आंखों से छलकते आंसुओं को नहीं रोक पाते। बावजूद इसके आज भी 76वीं बटालियन के अफसरों और जवानों का जोश हाई है। पुलवामा हमले के 2 साल। हमने कोशिश की है कि जिसने भी ये कायराना हमला किया है हम उससे इस चीज़ का बदला लें और उन सबको मजबूर कर दें, या तो वो हथियार छोड़ दें या तो फिर वो ये दुनिया छोड़ दें। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। कल्पना करके देखिए उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है, वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते। साथियों की याद में आंखें हुई नम। तिलकराज भाई, आपके पास में बच्चा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं। तो ये बोला, भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा। लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा। और वो शहीदों को सलाम। हम उस
मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े। ये कॉल है उन जांबाजों का जो आज भी देश की सरहद की सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात हैं। ये वचन है उन बहादुरों का जिनके हौसले के आगे आतंक के सौदागर सर उठा नहीं पा रहे हैं। ये नमन है उन शहीदों को जिनकी याद आज भी इनके दिलों में बसती है। शनिवार को जम्मू में तैनात सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने 2 साल पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। अपने साथियों को खोने का दर्द, गम और गुस्सा आज भी इस बटालियन के हर जवान और अफसर के दिल में भरा पड़ा है। तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, आप कल्पना करके देखिए कि जिस तिरंगे को हम इतने गर्व से, जो हमारी आन बान और शान है, जब वो फहराता है तो हम सबका, हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन कल्पना करके देखिए उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को, उस पत्नी को, उन बच्चों को जिनका घर का चिराग उसी तिरंगे में लिपटा हुआ जब उनके घर आता है, वो दर्द हम बयान नहीं कर सकते कि हमारे जब साथी तिरंगे में लिपटे हुए पहुंचे अपने घर में तो क्या कंडीशन थी उनके परिवारजनों की। वो सोच के भी, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उसकी लाश होती है, लेकिन जब हमारे भाई जब पहुंचे तो उनकी लाश भी नहीं थी। तो वो चीज, वो रोष मन से जाता नहीं। ये कमल सिसोदिया है, सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की डिप्टी कमांडेंट। इनके और इस बटालियन के तमाम जवानों के दिलों में आज भी अपने उन साथियों की यादें ताजा हैं जो 14 फरवरी 2019 के आतंकी हमले में सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन के 5 जवान शहीद हुए थे। बावजूद इसके आज भी इस बटालियन के अफसरों और जवानों के दिलों में देश की हिफाजत में मर मिटने का जज्बा कम नहीं हुआ है। बहुत दुखद घटना है ये जो हुई थी। कायराना हमला था एक जो ये हुआ था पुलवामा में। इसमें हमारे इसी देश के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग जो थे, वो हमारे जो भाई थे, साथी थे, जो जवान थे हमारे, वो शहीद हुए थे इसमें। उसके बाद हमने कोशिश की है कि जिसने भी ये कायराना हमला किया हम उससे इस चीज़ का बदला लें और उन सबको मजबूर कर दें, या तो वो हथियार छोड़ दें या तो फिर वो ये दुनिया छोड़ दें। ये हमारे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है कि हम देश के लिए कुछ कर पाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे हमें बलिदान कितना भी देना पड़े। लेकिन हम उस मिट्टी की जिसकी कसम खाई है उसको हम कभी झुकने नहीं देंगे, उस देश को कभी झुकने नहीं देंगे, और बल्कि हम आगे आकर के अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, चाहे बलिदान कितना भी देना पड़े। 14 फरवरी 2019 यानी वो तारीख जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए एक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। 76वीं बटालियन के जवान आज भी अपने शहीद साथियों की यादों को दिलों में जिंदा रखे हुए हैं, और जब कभी भी उनका जिक्र होता है तो उनकी आंखें नम हो उठती हैं। जब भी हम ये दिन आता है हम उसको बहुत याद करते हैं। हमारे को बहुत याद आती है उनकी, क्योंकि वो एक साथ हमने ड्यूटी करना, एक साथ जाना, और जिसमें कि हेड कांस्टेबल जयमल सिंह था जो कि हमारे साथ बहुत करीब था, और कांस्टेबल तिलकराज था जो कि जब ये छुट्टी काट के आया तो इसके पास में एक्चुअली उस टाइम 1.5 महीने का एक बच्चा हुआ था छोटा। तो जब हमने इसको बोला कि तिलकराज भाई आपके पास में बच्चा हुआ, हम आपसे पार्टी लेना चाहते हैं, तो ये बोला भाई अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, ड्यूटी आने के बाद ये पार्टी करूँगा। लेकिन हमारे को क्या पता था कि वो आके इस पार्टी में शामिल ही नहीं होगा। और वो तरफ से गर्व भी होता है और एक दुख की घड़ी भी थी बहुत पूरे सीआरपीएफ क्या मतलब पूरे ये भारत के लिए बहुत दुख की बहुत बड़ी घटना हुई थी।
और इसके कारण सीआरपीएफ के 42 से 40 जवान जो थे सीआरपीएफ को खोने पड़े थे और शहीद हुए थे वे। और ये जो 5 जवान ये हमारे यूनिट के थे, हमारे साथ ही रहते थे, एक परिवार के जैसा इनका, हमारा जैसे बड़े भाई हैं वैसे हमारे साथ ये रहते थे। और लेकिन जब ये शहीद हुए तो हमारी जैसे साथी जवान की आंखें भर आई, तो मतलब काफ़ी बुरा लगा था। जम्मू में जो 76 बटालियन का कार्यालय है, जहां पर ये 5 जवान जो जहां पर आप देख रहे हैं, जिनके चित्र जहां पर लगे हुए हैं, हेड कांस्टेबल नसीर अहमद, हेड कांस्टेबल जैमल सिंह, कांस्टेबल रोहतास लांबा और सुखजिंदर व कांस्टेबल तिलकराज, ये सभी यहाँ इसी बटालियन के जवान थे। जब यहाँ से बस रवाना हुई थी कश्मीर के लिए तो उस बस में सवार थे और वहाँ पर इन्होंने शहादत पाई थी। और आज यहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप के भीतर इन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर उनके सारे साथी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आज के दिन पर अपने साथियों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ भी ऑपरेशन कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवान जारी रखे हुए हैं और कामयाबी भी सुरक्षा बलों को मिल रही है। सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में हर रोज कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं। उनकी मुस्तैदी की बदौलत जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स के नंबर 2 जहूर अहमद राथर को गिरफ्तार किया गया। जहूर कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की वारदात में वांटेड था। अनंतनाग और सांबा पुलिस ने अपने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सांबा के बारी ब्राह्मणा इलाके के एक घर से जहूर को गिरफ्तार किया। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा संगठन है। सूत्रों के मुताबिक जहूर अहमद राथर और खालिद और साहिल सरहद पार से आने वाले हथियारों की एक खेप लेने के लिए सांबा आया था, लेकिन इससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल ने जैश के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसने भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर की रेकी की थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जैश आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने अजीत डोभाल के घर का वीडियो भी बनाया था। जैश के आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने पूछताछ में बताया कि उसने सीमा पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर अजीत डोभाल के घर और आसपास के सुरक्षा इंतजामों का वीडियो बनाकर मई 2019 में सरहद पार अपने हैंडलर डॉक्टर को भेजा था। पुलवामा हमले को हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल के जवान आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ देश की हिफाजत में जुटे हुए हैं और यही वजह है कि उनके हिम्मत और हौसले के आगे घाटी में आतंक दम तोड़ रहा है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील पर भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट जारी है और चीन की सेना वहां से पीछे लौट रही है। पिछले 10 महीने से एलएसी पर जारी तनाव अब कम होता नजर आ रहा है। ये सब कुछ आप न्यूज 18 इंडिया पर देख सकते हैं क्योंकि हमारी टीम वहां पेंगोंग में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां आजकल ठंड इतनी है कि बहती नदियां तक जम जाएं और 135 किलोमीटर लंबी झील भी पूरी तरीके से बर्फ में तब्दील हो चुकी है। भारत और चीन के बीच लगातार 10 महीने से जो तनाव था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। जी हां, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पेंगोंग लेक पर। आप देख सकते हैं ये पेंगोंग लेक है और ये पूरी तरह से अभी जमी हुई है। ये हिस्सा भारतीय इलाके का हिस्सा है, यहीं से शुरुआत होती है और आप सामने देख सकते हैं जितनी पहाड़ियाँ हैं, पीक्स है, वहीं जो है वो फिंगर एरिया कहलाता है और वहीं जो है सबसे पहला डिसएंगेजमेंट जो है इस इलाके में, यानी कि ये जो नॉर्थ बैंक है यहाँ पे शुरू हुआ है। चीन की सेना जो है अपनी टुकड़ियों के साथ ऊंची चोटियों पर अब भी जमी हुई है, जिनको धीरे धीरे पीछे जाना है क्योंकि फेज़ बाय फेज़ जो है पीछे होना होगा। और आप समझ सकते हैं यहाँ इस इलाके की दुश्वारियाँ, चुनौतियाँ।
देख लीजिए किस तरीके से पूरी लेक जो है वो जमी हुई है यहाँ पे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिस तापमान में, जितने कम तापमान में भारतीय सेना यहाँ पे डटी रही, चीन को जो है पूरी तरीके से चुनौती दी यहाँ पे, क्योंकि यही एक इलाका था चीन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेकड़ी दिखाता था। और जो पेंगोंग में जो जितना बड़ा विवाद है, ये विवाद बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया और पेंगोंग के दक्षिण छोर पे अपनी मजबूती बनाई, उसके चलते चीन को अपने घुटने टेकने पड़े और उससे बातचीत की टेबल पर भारत की शर्तों को मानना पड़ा। तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट कि कैसे किस विषम परिस्थितियों में जो है भारतीय सेना इन सारे इलाकों में तैनात हैं। एक बार फिर बता दें, ये ग्राउंड जीरो है, ये सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट था जो कि अब धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। पेंगोंग का वो आगे का हिस्सा देख सकते हैं, जो सामने जो पीक्स है वो जो है उसी तरीके की पीक्स हैं। फिंगर एरिया उन्हीं को कहा जाता है। फिंगर एरिया में आप मानिए 8 फिंगर तक जो है हमारी सीमा है, यानी कि LAC 8 फिंगर से जाती है, लेकिन चीन ज़बरदस्ती जो है उस LAC को फिंगर 4 से ले जाने की बात करता है और वहीं विवाद शुरू होता है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये साफ कर दिया है कि भारतीय सेना पूरी तरह से इस इलाके में डटी रही है और इस जो डिसंगेजमेंट का प्रोसेस है इसमें हम लोगों ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं गंवाई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी लेक जो है इस वक्त जमी हुई है। वो सामने का जो इलाका है उन्हीं को फिंगर एरिया कहा जाता है। तकरीबन 135 किलोमीटर लंबी ये झील है, जिसमें से 40% यानी कि 45 किलोमीटर के आसपास भारतीय हिस्सा होता है और उसमें भी जो है चीन लगातार कोशिश करता रहा है कि LAC को बदला जाए, लेकिन अब चीन के सारे मंसूबे ध्वस्त हो चुके हैं और उसको जिस तरह से डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था उसी तरीके से अब उसे पेंगोंग के इलाके से भी पीछे हटना पड़ रहा है। इन बच्चों की उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े, और जितने बच्चों से हम मिले बायजूस यंग जीनियस के इस सफ़र में, खासकर मैं मिला, मैं तो दंग रह गया। उनमें से एक थी जिसे मैं पॉकेट रॉकेट मानता हूँ। अवंतिका कांबली हमारे साथ जुड़ रही हैं। अवंतिका, नमस्ते। नमस्ते। क्या रहेगा आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट? मेरा मेमोरेबल मोमेंट रहेगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मतलब मेरा नाम आ रहा है कि अवंतिका कांबली हैज अचीव्ड सो मच। और आप यंग जीनियस की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। फर्स्ट सीजन में आप आए, 3 बच्चों में आप भी थे, आप सबसे यंग थी। आपको नहीं लगा ये इतने बड़े बड़े हैं मेरे से, या आपको लगा अरे कोई बात नहीं? मुझे एक्चुअली वैसे नहीं लगा, क्योंकि मैंने 10th स्टैंडर्ड बच्चों के साथ भी compete किया है। कैसा लगा सोहा जी से बात करके? बहुत अच्छा लगा। अब आप क्या करने वाली हैं? आपका नेक्स्ट गोल क्या है? मेरा नेक्स्ट गोल है कि अहेड है जाके एक दिन आई कैन इमेजिन कि पता है मैं एस्ट्रोनॉट बन के मून जा रही हूँ। वाह, वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू एज अ यंग जीनियस। थैंक यू सो मच।